जय गुरु जी। आई एम रेनू अरोड़ा, फाउंडर ऑफ गुरजरी क्राफ्ट एंड आरोकिक फाउंडेशन। आज मैं आपके साथ अपनी यूरोप की स्लोवेनिया की एग्जीबिशन शेयर करने जा रही हूँ। स्लोवेनिया में सेले में हमारी ये एग्जीबिशन होती थी, जो कि मैं एनएसआईसी के थ्रू जाती थी, गवर्नमेंट के थ्रू। वैसे तो मेरा लक बहुत अच्छा रहा कि मुझे सारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन गवर्नमेंट के थ्रू करने को मिली। सिर्फ मेरी 2 एग्जीबिशन, जो सिंगापुर की मेरी पहली 2 एग्जीबिशन थी, वो मेरी प्राइवेट थी। उसके बाद मुझे जब पता चला कि हम एमएसएमई के थ्रू या एनएसआईसी के थ्रू एग्जीबिशंस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो उसी में जाऊंगी। और क्योंकि मैं फ्रेशर थी और सिंगल भी थी, तो मुझे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे सीखना है, बहुत ज्यादा मैं उस पर फोकस करती थी। और मैं हमेशा उस पर फोकस अभी भी करती रहती हूँ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, बीइंग सिंगल पेरेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब बोलती हूँ, नहीं। इसका मतलब मेरा पर्पस ये है कि जब मैं कर सकती हूँ, जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ कंसंट्रेशन, और आपको ये एनालाइज करना आपको खुद को आना चाहिए कि आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। गलतियां तो मैंने भी बहुत की हैं, पर यस, बिजनेस के उसमें मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा देख कर चली कि प्राइवेट में अगर मैं जाऊंगी, बार बार जाऊंगी तो डूब जाऊंगी। तो सिंगापुर से जब मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो वो जयराम जी के प्राइवेट एग्जीबिशंस को मैंने कर दिया। सो लकीली मुझे गवर्नमेंट के थ्रू ये जो एग्जीबिशंस मिली, मुझे ये वाली स्लोवेनिया हो गई, मेरी इटली मिलान की मैंने किया, और ऑब्वियसली रशिया के तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया ही है। तो ये जो मेरी बड़ी एग्जीबिशन थी, उसमें सबसे पहले मेरी स्लोवेनिया की थी। तो जब मैं स्लोवेनिया गई, और उसमें मैं इंडियन डेलीगेशन के साथ, क्योंकि मैं नया नया ज्वाइन किया था, तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। लोग आपको, क्योंकि उसमें वो कर भी नहीं सकते, अपना अपना स्टॉक लेकर जाना, अपना सामान को कैसे सेट करना, हर कोई उस थोड़े से समय में भाग दौड़ में लगा होता है। तो अपना IQ हमेशा फास्ट रखें पहले, क्योंकि उस समय मुझे नहीं आता था गूगल पे सर्च मारना, सब करना। आज के जमाने में आप लोग गूगल से समझ सकते हैं, सब कुछ बहुत इजी हो गया है। तो अभी मैं आपको ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पहली बार यूरोप गई, तो ये तो मुझे पता चल गया था आपको अपना लगेज खुद उठाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहां कोई सपोर्ट नहीं होता है। सो अब 35 kg की, मतलब 23 kg की मेरी 2 अटैची होती थी, 2 सूटकेस होते थे, प्लस 7 kg का अपना जो कैबिन के होता है, ये सब भी मुझे खुद को कैरी करना है। तो यहाँ से तो इंडियन एयरपोर्ट से तो इजी था, आगे भी सब कर लिया मैंने। एयरपोर्ट से होटल तक ठीक था। होटल से फिर जब आप लेकर जाते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो कैसे हम लोग उसको एक सूटकेस को मैं ड्रैग करती थी, जितनी दूर तक चल सकती थी, और दूसरा सूटकेस मुझे दिख रहा है उतनी दूर तक ही मैं जाकर के एक ड्रॉप करके फिर दूसरा लेने आती थी। तो ये स्ट्रगल ही हमारे काउंट होते हैं, और एक एक ड्रैग कर करके आगे जाकर के मैं टैक्सी जहां मुझे ड्रॉप करती थी, वहां से अपने एग्जीबिशन ग्राउंड तक लेकर जाना सबसे बड़ा टफ टास्क हो जाता था, पर करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन है आपके पास है नहीं। वो किया। उसके बाद अपना डिस्प्ले लगाना। हाइट मेरी वैसे ही कम है, 5 फुट, उनका 7 फीट, और थोड़ा टफ हो जाता था, हेल्प लेनी पड़ती थी, पे करती थी उसका, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, और सब वो भी किया मैंने। उसके बाद आ जाती थी प्रॉब्लम मुझे लैंग्वेज की। अब आपको मैं ये टिप दे रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है, बिकॉज मैं यही यूज करती हूँ हर कंट्री में। आप भी कुछ भी कर सकते हैं, आजकल तो खैर गूगल भी है, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मैंने अपना, अब बड़ा टफ टास्क था मेरे लिए कि मैं कैसे इनको एक्सप्लेन करूं। इंग्लिश, उनका एक्सेंट की प्रॉब्लम, लैंग्वेज आती नहीं है। सो व्हाट आई डिड, वहां पर एक हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजर सर थे, उनके लिए एक वहां स्लोवेनियन लैंग्वेज वाला एक उनका ड्राइवर हुआ करता था, जो हमें सारे इंडियन डेलीगेशन को लेकर आना, छोड़कर जाना। जो मैंने आपको बताया था, मिलान भी लेकर गया, म्यूनिक भी लेकर गया, वो हमारे साथ हमेशा रहते थे भैया। तो उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती थी, क्योंकि वो कई साल पहले यहाँ इंडिया में आकर हरे रामा हरे कृष्णा से अपना कुछ कोर्स करके गए थे, 5 साल का। तो वो उनको थोड़ा बहुत आता था, बट इतना नहीं उनको आता। पर फिर भी मैंने अपना उनको थोड़ा इंग्लिश में करके समझा दिया, और सर थोड़ी हेल्प कर देते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप इसमें लिख के, मुझे एक A4 के पेपर मैंने उनसे मंगवाया, और उसके पीछे एक शीट लगा करके, कार्डबोर्ड जो कार्टून मिल जाते हैं ना, कार्टून होते हैं वहां पे, उनके सपोर्ट लेकर उसको बनाया। उसमें लिखवाया कि हाय, आई एम रेनू अरोड़ा, ओनर ऑफ दिस गुर्जरी क्राफ्ट, एंड आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। उसको मैंने स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करवा कर उनसे लिखवाया था।
तो उसमें मैंने ये लिखवाया था कि मैं इंडिया से हूँ और अपना ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मैं यहाँ लॉन्च कर रही हूँ और इसमें आप मेरी अपनी खरीदें इसको, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को और ज्वेलरी को, एंड जो भी मैं वो स्टॉल्स लेकर गई थी, दुपट्टे लेकर गई थी, उन्हें लें और अपना और मेरा और इंडिया का रिलेशनशिप स्ट्रांग करें। तो क्या होता था, जो भी क्रॉस करता था अपनी लैंग्वेज में पढ़ता था, फिर मुझे यूं करता था क्योंकि डिफरेंट था, लेकर जाते थे। ऐसे मैंने अपना कुछ प्रोडक्ट बेचा। और जैसे हम इंडियन लोग मार्केट में चले जाते हैं और अंधाधुंध खर्चा करते हैं, वैसे वो लोग बिल्कुल भी नहीं है। उनके घर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलती हैं। दे डोंट इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी, दे डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। ये जो हम लोग ये भी ले लो, ये भी ले लो, अच्छा जेब में 10,000 है, चल यार 1,000-2,000 का सामान ले भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगले महीने तो आ ही जाएगी सैलरी। दे डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, दे सेव एक्स्ट्रा मनी। उनके घर में भी मैं आगे शेयर करूंगी, घर में भी उनके कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। तो ये मेरा 7 डेज का, हाँ, मंडे टू संडे तक का हमारा एग्जीबिशन था। जैसे हमारी इंडिया में सैटरडे संडे फुटफॉल बढ़ जाता है, वही इम्प्रेशन मेरे माइंड में था कि सैटरडे संडे यहाँ लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि अभी तो वर्किंग में होंगे, ऑफिस में होंगे, बट वहां वो ऐसा नहीं था। फ्राइडे वो लोग बाहर चले जाते हैं घूमने, सैटरडे संडे घूमते हैं, संडे रात को आते हैं और मंडे फिर अपने काम पे चले जाते हैं। तो जितना भी काम होना होता है, जितना भी बिजनेस होना होता है, वो मंडे टू फ्राइडे नाइट तक जो हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक अगर वो आपका जो भी सामान जाता है, क्योंकि फ्राइडे कई लोग फिर दूर निकल जाते हैं तो नहीं आते हैं, तो थोड़ा फुटफॉल थर्सडे से कम हो जाता है। सैटरडे संडे तो बहुत ही कम होता है, जो लोग नहीं जा रहे होते हैं वो घूमने आ जाते हैं। तो वो इम्प्रेशन मुझे रहा था कि सैटरडे संडे अच्छा फुटफॉल रहेगा और अच्छी सेल हो जाएगी, वो नहीं था। वो थर्सडे तक तो खैर अच्छा रहा। लॉस तो मुझे कभी भी नहीं हुआ स्लोवेनिया में, मतलब यूरोप में तो कभी भी नहीं हुआ, ना ही वहां किसी ने इतना, जैसे मैंने आपको बताया था रशिया में बहुत तंग करते हैं एयरपोर्ट पे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सिंपली हम लोग गए, आराम से सब कुछ किया। डिस्प्ले की दिक्कत आई थी तो मैंने हाइट की वजह से वहीं से हायर किया। 5 यूरो 7 यूरो ऐसा हमको पे करना पड़ जाता है, अकॉर्डिंग टू कितना आपने उनसे काम लिया, कितने घंटे लगे हैं, तो वो आपको भी जस्टिफाई हो जाता है कि आपने जो पैसे दिए वो आपका वर्थ है। ये मेरा उसमें एक्सपीरियंस रहा। अब क्या बिका, कितने का बिका, यस वो मैटर करता है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, मैं बताऊंगी कि क्या बिका, कितने का बिका। ज्वेलरी, मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ज्यादा डील करती हूँ क्योंकि गुर्जरी क्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली मेरा ट्रेडिशनल ज्वेलरी ज्यादा रहा। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरी अच्छी से बिकी। और यूरोप में मैंने देखा, जैसे हम लोग भी अगर किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, ये बिल्कुल अपने जैसा ही है कि वो लोग कैसे खरीदते हैं, उनका फोकस किस चीज पर होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट पे होता है। जैसे हम जाते हैं एग्जीबिशन में या इसमें प्रगति मैदान चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं 1,000 रुपए के नीचे तक की चीज वर्थ है। तो ऐसे ही वो लोग 1 यूरो से लेकर 10 यूरो तक इजीली परचेज कर लेते हैं। उनको उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखता, उनको लगता है वर्थ है। लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, फिर वो 1 यूरो 2 यूरो की प्रोडक्ट के लिए भी चिक बहुत करते हैं, बार्गेनिंग करने की ट्राई करते हैं, और वो आपके पीछे नहीं पड़ते। वो सिंपली आस्क, कैन यू मेक इट फॉर मी एट दिस प्राइस। अगर हमें लगता है हम दे देते हैं, नहीं लगता तो हम बोलते हैं नो सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। तो उनको लगता है कि वो वर्थ है, डिस्काउंट मांगने के बाद हमने नहीं दिया तो वो ले लेते हैं, फिर वो ज्यादा चिक नहीं करते हैं, उसी समय वो ले लेते हैं। ऐसे वो 1 से 10 यूरो का सामान आपका बहुत आराम से बिक जाता है, डिपेंड कि आप लेकर क्या गए हैं। कलरफुल चीजें अगर आपके स्टॉल में लगी हुई हैं तो उनको अट्रैक्शन आपका खींचता है। कलरफुल में भी उनके कंट्री का कलर टेस्ट क्या है वो भी मैटर करता है। जैसे मैं स्टॉल्स लेकर गई थी तो मेरे मजेंटा, येलो, ग्रीन एंड आइवरी कलर, ब्लैक कलर, गोल्डन कलर उन्होंने बड़े आराम से अच्छे से लिया। हर यंग एज वालों ने कलरफुल लिया, ओल्ड एज वालों ने आइवरी कलर ज्यादा लिया, हल्का सा गोल्डन वाला भी लिया। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत मैटर करते हैं। वो सीधा बोल देते हैं दिस इज नॉट आर टेस्ट, कलर का लिए बोल देंगे दिस इज नॉट आर टेस्ट। तो अगर कोई डल कलर होगा तो वो नहीं लेंगे, खासकर डार्क पर्पल, ग्रीन, दे डोंट बाय, वो नहीं खरीदते हैं। और कोई डांसर वांसर आ जाए एक आधा जिनको डांस का परफॉर्मेंस में यूज करना हो,
देन दे बाय, अदरवाइज उनका कलर टेस्ट नहीं है। तो उनका कलर टेस्ट बहुत मैटर करता है, मेरे ख्याल से हर कंट्री में भी करता होगा। यूरोपियंस ने तो मुझे स्पेशली बताया था कि अगर नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग देन फोकस ऑन द कलर्स, क्योंकि उनको कलर्स पे वो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं। और ज्वेलरी में मैंने आपको बताया आराम से बिक गई थी मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। स्कर्ट्स में लेकर गई थी जो मैंने अपनी बनाई हुई थी, उनको बहुत पसंद आई। कुछ डिजाइनर, कुछ डिफरेंट, दे इजीली बाय अप टू 10 यूरो। 10 यूरो से ऊपर उनको सोचना पड़ता है कि इज इट वर्थ फॉर मी, कैन आई यूज इट अगेन, इट विल बी यूजफुल फॉर मी और नॉट। दे थिंक एटलीस्ट 10 टाइम्स टू बाय। वो सीधा बोल देते हैं लेट मी थिंक ओवर इट एंड आई विल कम टू यू अगेन। तो वो फिर मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये टाइम लेगा लेने में। अगर उनको लगता है लास्ट में, क्योंकि हमें भी अपने कस्टमर का याद होता है, उसने ये पूछा था, वो एक अंधा बंदा आया था उसने ये पूछा था, एक बंदी आई थी उसने ये पूछा था। अगर वो वापस आते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है हाँ कि वो वापस आए थे और उन्होंने लिया, इट मीन्स तो उनके लिए वर्थ लगा। और अगर उन्होंने नहीं लिया तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि उन्होंने नहीं लिया, इट मीन्स कि यहाँ का ये टेस्ट थोड़ा कम है। क्योंकि हर चीज हर एक के बस, मतलब हर एक का टेस्ट नहीं होता है, आपको अकॉर्डिंगली लेना है। सारी चीजें तो हम भी खरीद के नहीं लाते, सारी चीजें हमें भी किसी दुकान में पसंद नहीं आती, तो सेम वहां भी ऐसे ही है। बट दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेट ऑन द मनी, उनको पैसे से बहुत ज्यादा वैल्यू है अपने। हमारे इंडियंस की तरह दे डोंट स्पेंड, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो टाइप्स, नो दे डोंट स्पेंड, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द मनी। वो अपना पैसा बहुत यूजफुल चीजों पर यूज करते हैं, खाने में अच्छा यूज करते हैं, पहनने में वो थोड़ा सा पर्टिकुलर चीजों पे लगाते हैं। जैसे विंटर में उनको अगर जैकेट लेनी है तो वो उस पर स्पेंड करेंगे, बट रेगुलर कपड़ों पे वो इतना स्पेंड नहीं करते हैं। क्योंकि एक दो मेरी फ्रेंड्स भी वहां बन गई थी यूरोपियंस, और वो मुझे बता देती थी, क्योंकि मैं पूछ लेती थी, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती थी लेकिन मैं अपनी बात उनको बता देती थी और उनको भी मैं समझ लेती थी, वो भी मुझे स्लोली समझा देती थी। तो आई गॉट देयर ये कि वो क्या कह रही है, आई अंडरस्टूड, मेरे लिए अंडरस्टूड हो जाता था। और उनमें से एक दो फ्रेंड्स मेरी अभी भी हैं। मोस्ट लाइकली अगर मुझे वापस अपनी एग्जीबिशन स्टार्ट करनी होगी तो मैं प्रेफर करूंगी स्लोवेनिया, चाहे मुझे वहां प्राइवेट भी जाना पड़े, क्योंकि मुझे वहां के लोगों का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यूरोप का सबसे सस्ता, मुझे अभी तक जितनी मेरी जर्नी रही है, सबसे बेस्ट कंट्री, चीप एंड बेस्ट कंट्री मुझे स्लोवेनिया ही लगी है। सस्ते में आप वहां रह भी लेते हो। मैं रुकती थी वही डॉर्मेट्री में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉर्मेट्री आप जैसा भी प्लान करोगे अकॉर्डिंगली आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मैं डॉर्मेट्री में ही पसंद करती थी। तो वहाँ एमसीसी हॉस्टल स्लोवेनिया का बहुत बेस्ट है। मैं कोशिश करना चाहूंगी कि अगर दोबारा स्टार्ट करूंगी तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। और ये मेरी जर्नी थी स्लोवेनिया की एग्जीबिशन की। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम लोग वहां स्टे करते थे, कैसे हम खाना बनाते थे, कहाँ से हम ग्रोसरी लाते थे, कैसे हम मैनेज करते थे। क्योंकि ये जो जर्नी थी ना एग्जीबिशन की यूरोप में तो फिर भी स्लोवेनिया में पर्टिकुलरली हम 6:30-7 बजे तक फ्री हो जाते थे, क्योंकि 6:30 बजे हमारा लास्ट उनका रहता था एंट्री। उसके बाद हम 7 बजे तक पैकअप कर लेते थे। 8 बजे तक तो हमें ग्राउंड खाली कर देना ही पड़ता था, क्योंकि उनके शटर डाउन हो जाते थे। सो ये नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे खाना बनाते थे, कौन कौन लोग क्या करता था, किसका क्या टास्क था। ये भी बड़ी अच्छी जर्नी थी मेरी, क्योंकि अगर आपको ये सब पता होगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करेंगे यूरोप की कोई भी एग्जीबिशन, आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम स्लोवेनिया। प्राइवेट में भी वो महंगी नहीं है और आप बचा कर ले आएंगे। 10 से 20 यूरो तक, मतलब 1 से 20 यूरो तक का सामान आपका बहुत आराम से बिक जाता है। अगर आप कोई यूनिक चीज लेकर जा रहे हैं या आपकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो कपड़े हो, आपके आराम से बिक जाएंगे, आप लॉस में नहीं आएंगे। बट यस, एट द सेम टाइम आई वुड से कि अपना फोकस पूरा रखना कि आप कितने का कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो और उनका टेस्ट क्या है। तो अकॉर्डिंगली अपनी डील्स बना लेना, कॉम्बोज बना लेना, तो लॉस में नहीं आओगे। आपको ऑन द स्पॉट, जैसे आप दिल्ली में बिजनेस करते हो या किसी भी स्टेट में बिजनेस करते हो, ऐसे भी ही आपको वहां भी कॉन्सेंट्रेट होकर के, फोकस करके, आपको बिल्कुल फोकस में रहना कि मुझे अब कितने का डिस्काउंट देना है, कितने का सामान कैसे कॉम्बो करना है, तभी आप निकल जाएंगे। लॉस कभी नहीं हुआ। ये तो क्योंकि मैं शायद गवर्नमेंट की तरफ से थी तो टिकट रिएम्बर्स हो जाती थी एंड डॉर्मेट्री में रहती थी तो स्टॉल सस्ता, सब कुछ सस्ता, तो वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप गवर्नमेंट से स्टार्ट करें। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो एमएसएमई में आप एनरोल कराइए। आजकल तो आधार उद्योग जो है उनका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है
ऑनलाइन बन जाता है। तो अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड जरूर करूंगी। तो अगली वीडियो के लिए फिर वेट करते हैं। व्यस्त रहे, मस्त रहे, मेरे साथ बने रहे। जय गुरु जी।